अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूँ अली अनीक सैयद और मैं हूँ हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के खूबसूरत से दिन का खूबसूरत सा आगाज़ आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आज है जुम्मा और जुम्मे को कहा जाता है सैयदुल अय्याम। और आज के दिन एक खुसूसी छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको ज़रूर देती हूँ, वो ये है कि कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का खुसूसी तौर पर एहतमाम कीजिएगा और आज के दिन दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, तो पूरी उम्मत मुसलमा को अपनी ख़ास दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। और जनाब आगाज़ में अली क्रिकेट की आज मैं करती हूँ बात। चले आप कर लीजिए, क्योंकि स्क्वाड का ऐलान हो गया है तो फिर हमें बताना ज़रूरी है अपने नाजरीन को। तो क्रिकेट की बात अक्सर हिना अवॉइड करती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये आपके स्क्रीन पर भी सामने आ रहा है। हम देख रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी साहब जो हैं वो कप्तान है। वैसे सॉरी मैंने शुरू कर दिया, आप शुरू कर दें प्लीज़। परफेक्टली ऑलराइट। खबर ही पहुंचानी है वो ये कि जनाब हमारे जो टीम का ऐलान हो चुका है, शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो हमारे कैप्टन हैं और सलमान अली आगा वॉइस कैप्टन है जनाब टीम के। टीम में ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल समद हैं, अबरार अहमद हैं और इसके साथ साथ अरफात मनहास हैं, बाबर आजम भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं। नसीम शाह भी है। स्क्वाड जो है वो अच्छा खासा पैक्ड स्क्वाड है और वो ऐसा हम कह सकते हैं कि सब वो प्लेयर्स हैं जो स्कोर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो हम अगर करना चाहें, मैंने इसलिए ये लगाया। इस पर सर डिटेल डिस्कशन करेंगे, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मौसम की भी बात करें। आपको पता है कि रात को लाहौर में बारिश हुई है, बहुत से इलाके और भी हैं जहां पर ये सिस्टम दाखिल हुआ है, उसके बाद बारिश बरसा है, कल सुबह में भी हुई। लेकिन इसके बावजूद ऐसा जो अभी खबरों में आ रहा है ना कि मौसम हल्का सा खुशगवार हो गया, नहीं हुआ। अभी भी जब सूरज निकलता है तो शदीद गर्मी महसूस हो रही है, बल्कि उल्टा हब्स महसूस हो रहा है। एक बार खुलकर बारिश अगर हो जाए तो फिर शायद मजीद गर्मी हो जाएगी। नहीं, अगर खुलकर हो जाए थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। फिलहाल जरा ह्यूमिडिटी सी लग रही है। जनाब आलमी मंजरनामे पर नजर डालते हैं और आपको पता ही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सूरत हाल है वो गैर यकीनी की बनी हुई है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को धमकियां लगा रहे हैं और साथ ही साथ मुआहदे का भी कह रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए, ईरान से अफजोदा यूरेनियम हासिल करके उसे तबाह कर देंगे। गुफ्तगू आपने सुनी, कभी ईरान और कभी अफजोदा यूरेनियम तबाह करने की बात हो रही है। तो उधर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जो है मार्को रूबियो, उन्होंने स्वीडन रवानगी से पहले ये कहा कि देखते हैं कि ईरान के साथ मुआहदा होता है या नहीं। इत्तेहादी मुत्तफ़िक हैं कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और उधर ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने हुक्म दिया है कि ईरान का अफजोदा यूरेनियम तेहरान में ही रहे। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया कि मुश्तबा खामनाई का कहना है हथियार का दर्जा रखने वाला यूरेनियम बैरून मुल्क ना भेजा जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका में सालसी की आपको पता है कि बेहतरीन कोशिशें कर रहा है, मजीद उसमें तेज़ी दिखाई दे रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक हफ्ते में ईरान का दूसरा दौरा किया है, जहाँ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 24 घंटे में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से दूसरी मुलाकात हुई और ख़ित्ते की सूरत हाल और मुज़ाकराती जो अमल है उस पर तबादला ख्याल किया गया, डिस्कस किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात हुई, जबकि गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि अरब मीडिया दावा कर रहा है कि मुज़ाकरात का अगला दौर हज के बाद इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। ये सारी सिचुएशन है जी, इस पर हमने करनी है बात। हमें बात करने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? जी वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा, मोहसिन नकवी साहब का एक ही हफ्ते में 2 बार ईरान जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? आई थिंक अभी जो मुज़ाकरात हैं शायद अभी फाइनल स्टेज पर बढ़ रहे हैं। बाकी पहले भी डिस्कस होता रहा है कि वॉर टाइम जो डिप्लोमेसी है या नेगोशिएशन बड़ी मुश्किल होती है, 47 साल की हॉस्टिलिटी है। लेकिन अगर आप 2-3 चीज़ों को लिंक करें, एक तो ये जिस दौरे की बात हो रही है और मार्को रूबियो ने भी मेंशन किया इस तरह, आई थिंक अल अरबिया न्यूज़ ने भी इस पर हिंट किया था। उससे पहले जो चाइना का विजिट हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप का, वहाँ पे डेफिनेटली गल्फ के बारे में आई थिंक मेजर डेवलपमेंट हुई होगी, कुछ चीज़ें बाहर आई हैं और रिटोरिक भी आपने देखा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है दोनों तरफ, डिस्पाइट के बीच में वीक थ्रेट्स नजर आ रही है। फिर आई थिंक तीसरी बड़ी डेवलपमेंट है इसराइल की जो पार्लियामेंट है आजकल में डिसॉल्व हो जाएगी, तो बिल मूव हो गया एंड देयर इज अ ह्यूज प्रेशर ऑन नेतन्याहू टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट जो कनेसेट है और नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आजकल में डिसॉल्व होती है तो फिर ये 3 महीने अगले जो हैं इलेक्शन कैंपेन में लग जाएगी वहाँ पे लीडरशिप जो है। सो इट मीन्स कि इजराइल की भी जो टेंशन है फोकस्ड होगी ज़्यादा पॉलिटिक्स पे, इंटरनल पॉलिटिक्स, और वहाँ बहुत ज़्यादा टसल है बिटवीन राइट विंग और जो बेसिकली थोड़े बहुत रह गए हैं लेफ्ट से लिबरल्स जो है। तो ये आई थिंक सारी डेवलपमेंट्स को आप मिलाएं
तो मेरे ख्याल में उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह जो पाकिस्तान का भी ये इनिशिएटिव है ये कामयाब होगा और दोबारा दे हैव टू फॉल बैक टू इस्लामाबाद एज अ सेंटर ऑफ पीस। और बहुत आई थिंक कम डिफरेंसेस रह गए इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर जो एस्पेक्ट्स हैं या लेट्स से इशू है उस पे ऑलमोस्ट एक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। बाकी स्टेट ऑफ हॉर्मस के खुलने की मेथोडोलॉजी की बातचीत है उसमें भी आई थिंक काफी प्रेशर। फिर रीजन पूरा जो यूनाइटेड है, इस दौरान अपील में आपने देखा है कि इवन यूएई वाज पार्ट ऑफ द अपील की लड़ाई जो आप ना करें और मुज़ाकरात को मौका दें। तो मेरे ख्याल में चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अच्छा, तो ब्रिगेडियर साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बेहतरी की तरफ चीजें जा रही हैं। दोनों जो फरीकैन हैं उनकी तरफ से भी यही बात आ रही है कि पेशरफ्त हो रही है मुज़ाकराती अमल में। जिस तरह से मार्को रूबियो भी कह रहे हैं कि ईरान से मुआहदे के लिए मस्बत इशारे मिल रहे हैं, लेकिन कौन सा सा पॉइंट है जिस पर स्टक हैं दोनों फरीकैन? वो हम सबको नजर आ रहा है कि वो अफजोदा यूरेनियम को लेकर ही मामला है। आपको लगता है कि इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जल्द मिल जाएगा? क्योंकि एक तरफ मुज़ाकराती अमल में मस्बत इशारों की बात हो रही है और दूसरी तरफ बार बार तबाह करने की बात हो रही है। कभी अफजोदा यूरेनियम तबाह करने की बात हो रही है, कभी ईरान को ही तबाह करने की बात हो रही है। उसमें जो तीनों साइडें हैं उनका डोमेस्टिक ऑडियंस को जरूर शामिल करें। साफ जाहिर है जब आप एक लड़ाई में गए हैं ऑलमोस्ट एक रीजनल वॉर ही थी जिसमें 7 मुल्क इन्वॉल्व, तो हाउ डू यू सेटिस्फाई डोमेस्टिक ऑडियंस? ट्रम्प पे बहुत ज्यादा प्रेशर है डेमोक्रेट्स का, एनालिस्ट कहने जी आपने क्या कर लिया, यू वांटेड रिजीम चेंज, वांटेड दिस एंड दैट, और आपने कुछ भी अचीव नहीं किया। लॉसेस कोई कह रहा है 41 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए, एयरक्राफ्ट कैरियर पे अटैक। फिर इजराइल का जो है डोमेस्टिक लॉबी की मैं जो बात कर रहा हूँ, सॉरी डोमेस्टिक लेट्स से जो प्रेशर होगा और नेतन्याहू के आपने बड़े दावे किए थे, नथिंग हैपेंड। इसी तरीके से ईरान में है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, IRGC का अपना एक स्टांस है। तो एक तो मेरे ख्याल डोमेस्टिक ऑडियंस की सेटिस्फेक्शन के लिए आप देखें रिटोरिकल बीच में सेंटेंसेस या अलग से बयानात आते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल आप इंटरनेशनल एनवायरनमेंट देखें तो नोबडी वांट्स वॉर। आई डोंट थिंक सो इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प, बिकॉज अभी जो प्रेशर है एनर्जी का क्राइसिस का, जो लेट्स से प्राइसेस का अभी अमेरिका में भी फील हो रहा है, प्रोबेबली $5-6 पे चली गई हैं कुछ इलाकों में जो इनकी लेट्स से ऑयल की प्राइसेस हैं। सेम इज गल्फ, कतर नेवर वांट्स इट, सप्लाईज चोक्ड हैं, हर किचन अफेक्टेड है पूरी दुनिया का। साउथ एशिया में देख रहे हैं भारत की बड़ी बुरी हालत है, डिस्पाइट ये चाहते हैं कि लड़ाई जारी, आई डोंट नो। तो मेरे ख्याल में उम्मीद की जानी चाहिए कि चीजें जो है डिप्लोमेसी से हल हो। देन देयर इज अ फ्री मूवमेंट टेकिंग प्लेस। अभी बात रखी साहब रशिया गए, पाकिस्तान आए, उसके बाद भारत गए, सो देयर इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ डिप्लोमेट्स। बिल्कुल साहब शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, ये मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है इस पर क्या कहेंगे? ये जो UAE ने जो साइड ली है इसराइल और अमेरिका की, आपको लगता है कि इसमें 2020 का जो मुआहदा था जिस पर इन्होंने साइन किया इब्राहिम रिकॉर्ड पर, उसकी भी वजह हो सकती है? और दूसरी जानिब ऐसे भी ममालिक हैं जो रेजिस्ट करते रहे हैं, आज तक वो रेजिस्ट कर रहे हैं, जैसे सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, जिन्होंने जो अकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं बने, तो उनकी आवाम भी उनके साथ खड़ी हुई है किसी न किसी सूरत में। जबकि UAE में हमें ये दिखाई देता है कि अपने मुआहदे पर दस्तखत करने की जैसे उसको साइड अपनी मुकम्मल तौर पर वाज़े रखकर चलनी पड़ रही है। ये UAE पे आई थिंक कमेंट करते हुए वी शुड बी केयरफुल इन द सेंस कि एक तो हमारी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है, दूसरा एक इंटरेस्ट डेफिनेटली उनका है। दे थिंक कि द वे दे वर लेट्स से हेल्पिंग अब्राहम अकॉर्ड, उसमें उनका फायदा है। लेकिन मेरे ख्याल में भी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, दे हैव टू गो विद द रीजन। सऊदी अरेबिया का देखें बहुत बड़ा वेट है, इवन ज्योग्राफिकल वेट देखें, डेमोग्राफिकल वेट है, फिर मिलिट्री पावर है और एक इन्फ्लुएंस है। खादमान हरमैन शरीफैन वहाँ पे लेट्स से हैं और उनकी बात पूरी इस्लामिक वर्ल्ड सुनती है। सेम इज ट्रू कतर का, हम देखें बड़ा डिफरेंट स्टांस रहा है, ओमान हैज प्लेड अ मेजर रोल। तो बाय एंड लार्ज आई थिंक अल्टीमेटली यू विल हैव टू रियलाइज कि UAE हैज टू नाउ गो विद द गल्फ, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने अपील की है। बाकी देखिए नेशनल इंटरेस्ट में कोई मुल्क अगर करता है, इट इज एंटायरली अप टू देयर ओन कैलकुलेशन। वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, but that's based on their own interest। और उसमें कुछ इंग्रेस भी है, जो रिपोर्ट्स हैं कि विजिट्स भी हुए पॉलिटिकल लीडरशिप के इजराइल से, तो इस पे क्वेश्चन मार्क्स हैं, बट बाय एंड लार्ज इट इज एंटायरली देयर ओन पॉलिसी। ओके, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से भी हम पाकिस्तान के रोल की बात कर रहे थे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसे रुकवाने के लिए मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है, हम मीडिएशन करा रहे हैं। और जिस तरीके से अभी हमने जिक्र किया, हमने कल भी जिक्र किया था, अरब मीडिया बार बार ये दावा कर रहा है कि जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो हज के बाद इस्लामाबाद में ही होने का इम्कान है। तो इसके कितने % चांसेस हैं? और ये बताइए कि पाकिस्तान कामयाब सफारतकारी के ज़रिए दोनों को ले आएगा एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर, और इस बार मुस्तकिल जंगबंदी जो है उस तक बात चली जाएगी?
आई थिंक अगर पिछले नेगोशिएशंस के दोनों राउंड भी देखें तो उससे पहले सिलेक्टिव लीक्स आई थी, टाइम ब्लूमबर्ग से आई, ये टाइम जो है अल जज़ीरा से आ रही थी या अल अरबिया चैनल है, तो और ये बड़े ऑथेंटिकेटेड टीवी चैनल्स हैं या लेट्स से न्यूज़ आउटलेट्स अगर अखबारात हैं, तो अपनी क्रेडिबिलिटी का उनको बड़ा ख्याल आता है। तो इस तरीके से आई थिंक जो भी खबर आ रही है उसका मतलब उसके अंदर डेफिनेटली वेट है। बाकी देखिए डिप्लोमेसी में हर मूव जो है या हर विजिट जो है वो 100% डिस्क्लोज भी नहीं किया जा सकता, इसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, फिर जो डिटेक्टर्स हैं आपको पता है दे कैन सबोटाज। तो मेरे ख्याल में जो टाइमलाइन दी जा रही है हज में वैसी एक डिफरेंट एक्टिविटी होती है, सारा फोकस जो है लेट्स मिडिल ईस्ट में उस तरफ चला जाता है, आप कमर्शियल फ्लाइंग देख लें सारी डाइवर्ट हो जाती है फॉर हज इन एंड आउट। तो आज के बाद एक लॉजिकल आई थिंक फिर ईद का एक मूड होता है कि एक लॉजिकल टाइम फ्रेम वही बन रहा है। फिर अभी शहबाज शरीफ साहब चाइना गए हुए हैं, वहाँ पे बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट है, लुक एट द स्टेटमेंट बाय प्रेसिडेंट शी, और अगेन गल्फ की दोबारा वहाँ भी बातचीत हुई है इन द रोड प्लेड बाय पाकिस्तान। तो डेफिनेटली वी वुड लाइक कि अल्लाह ताला करे कि चीज़ उस तरफ जाए, और मुझे कभी उम्मीद है कि ईद के फौरन बाद इस्लामाबाद विल अगेन बिकम द सेंटर ऑफ डिप्लोमेटिक एक्टिविटी। राइट ब्रिगेडियर साहब, इसके साथ ये भी बताएं ओपेक से यूएई का जो है वो निकलने का उनका ऐलान था, बहुत शदीद मंडियों में जो है फिर गिरावट का जो रुझान रहा। अभी आप क्या देख रहे हैं, पेट्रो डॉलर की क्या सूरत हाल रहेगी, क्योंकि वो तो पेग है उनकी पेट्रोलियम मसनूआत के साथ, और यहाँ पर अगर ओपेक से निकल जाते हैं वो और अपने अपने फैसले खुद मुख्तारी से लेने लगते हैं ये ममालिक, तो फिर पेट्रो डॉलर की क्या सूरत हाल रहेगी? जी, पेट्रो डॉलर पे जो प्रेशर है इवन आई थिंक कोविड के टाइम से जारी था, और आपने देखा था कि कुछ जो परचेजेस थी युआन में भी हो रही थी। फिर अभी प्रेसिडेंट पुतिन का बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा हुआ है चाइना का, जहाँ पे अगेन आई थिंक करेंसी की बातचीत हुई है। उसके अलावा ब्रिक्स का देख लें, बड़ा डिफरेंट स्टांस है, ऑल्दो दे वांट टू हैव एन अल्टरनेट सिस्टम, लेकिन चूंकि डॉलर इतना लेट्स से परमिएट कर चुका है इंटरनेशनल सिस्टम में कि इसको इमीडिएटली उखाड़ना जो है वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आई थिंक प्रोसेस शुरू हो गया, बिकॉज पीपल नो कि अगर इस तरीके से एसेट फ्रीज लाइक रशिया के एसेट फ्रीज किए गए, स्विफ्ट से निकाल दिया गया, दिस कैन हैपन टू एनीबॉडी। तो दैट्स व्हाई अल्टरनेट करेंसी की तरफ चीजें जाएंगी, लेकिन आई थिंक इट विल टेक अ व्हाइल। बाय एंड लार्ज अभी भी आप देखें इंडिया जैसी इकोनॉमी में अभी जैसे डॉलर उनकी करेंसी के साथ कर रहा है, तो इट मींस कि इंटरनेशनल सिस्टम में अभी तक इसकी इंपॉर्टेंस है, बट वील सी आई थिंक अ ग्रेजुअल स्लाइड एंड देन सम करेंसी रिप्लेसेस इट। और या हो सकता है कि ये दोनों करेंसियां जो है वो चलें कुछ अर्सा तक, बिकॉज ये चेंजेस दे टेक डेकेड्स। तो लेट्स सी कि इसके साथ क्या, लेकिन दे डेफिनेटली अ डेंट इन पेट्रो डॉलर। राइट, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे जिस तरीके से पेशरफ्त हो रही है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को लेकर, जिस तरीके से पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, वर्ल्ड वाइड इकॉनमी पर क्या असरात हो रहे हैं और कितना ज़्यादा ज़रूरी है पूरे रीजन के लिए इस जंग बंदी जो है इसको मुस्तकिल बनाना, वो सबके लिए ही फ़ायदेमंद है, ना सिर्फ दोनों फरीक़ैन के लिए। इस पर हम बात कर रहे थे, अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, आपको पता है एक्सप्रेस ट्रिब्यून वन लिंक के इश्तराक से एक इंसाइटफुल पॉडकास्ट सीरीज़ लाया है। ये पॉडकास्ट वन लिंक के फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव वन एकेडमी के तहत पेश की जा रही है। इस पॉडकास्ट का मकसद डिजिटल और फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आम आवाम को एजुकेट करना है। आज हम इसके 5वें एपिसोड के हवाले से बात करेंगे। इस एपिसोड में TPS के CEO मिस्टर शहजाद शाहिद और वन लिंक से मिस्टर अजीमुल्लाह खान मेहमान होंगे, और ये लोग बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान में डिजिटल वॉलेट्स और फिनटेक सॉल्यूशंस से तेज़ी से फाइनेंशियल हैबिट को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। इंटरऑपरेबिलिटी के तहत यूजर्स अब मुख्तलिफ बैंक्स और वॉलेट्स के दरमियान आसानी से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और लोगों के लिए ट्रस्ट, सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी कितनी अहमियत रखती है, और यही सब डिजिटल अडॉप्शन के लिए सबसे अहम पिलर्स बन चुके हैं, और किस तरह से रास्ट इनेबल्ड सॉल्यूशंस और डिजिटल वॉलेट्स डिजिटल बैंकिंग की रसाई को मज़ीद आगे बढ़ने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये सब जानने के लिए आप इतवार शाम 7:30 बजे एक्सप्रेस न्यूज़ पर ये एपिसोड देख सकते हैं, और अगर आप इसे ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो एक्सप्रेस न्यूज़, वन लिंक और पेपाक के यूट्यूब चैनल्स पर आप इसे मुलाहिजा कर सकते हैं। अभी हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कुछ ही देर में वापस आते हैं।
वेलकम बैक। मुलाकात का वक्त है, तो आज हम किससे मुलाकात आपकी करवा रहे हैं? पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान और बासलाहियत घुड़सवार से जिन्होंने कम उम्री में अपने शौक को जुनून बनाया, मेहनत को अपना रास्ता बनाया और रेस ट्रैक को अपनी पहचान बनाई। सिर्फ 14 बरस की उम्र में घोड़ों और डर्बी से लगाव पैदा हुआ और फिर यही शौक उन्हें पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सवारों में ले आया। आज अवैस अंजुम ना सिर्फ 300 से ज़ायद रेसेस अपने नाम कर चुके हैं, बल्कि सन 2026 की बड़ी डर्बीज जीत कर एक नई तारीख भी रकम कर चुके हैं। रफ्तार, महारत, एतमाद और मुसलसल मेहनत ने उन्हें रेसिंग की दुनिया में एक नुमाया मकाम दिया है। कहते हैं कि कामयाबी सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं मिलती, बल्कि गिरने, संभलने, मुसलसल आगे बढ़ने से हासिल होती है। और अवैस अंजुम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। घोड़ों के साथ उनकी हमाहंगी, रेस ट्रैक पर उनका एतमाद, जीतने का जज्बा आज नौजवानों के लिए एक मिसाल बना हुआ है। मजीद हमारे डर्बी चैंपियन अवैस स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से उनके सफ़र के बारे में जानते हैं कि कितने कम उम्री में उन्होंने ये शौक़ पाला है और रेसिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम कमाया है। अवैस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अवैस, सबसे पहले तो पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है वो यही है कि शौक़ कैसे पैदा हो गया आपको इस तरफ आने का, और महज 14 बरस की उम्र में घोड़ों का शौक़, रेसिंग का शौक़ कैसे पैदा हुआ? बेसिकली ये लेगेसी मेरे ग्रैंडफादर से चलती आ रही है। मेरे ग्रैंडफादर भी जॉकी थे, मेरे फादर भी जॉकी थे। फिर उनकी जो विनिंग पिक्स, विनिंग ट्रॉफीज़ वगैरह से मैं घर में पड़ी रहती थी, तो उनको देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं जब रेसिंग में गया, मेरे फादर ने रेस विन की, तो वहाँ की जो विनिंग सेलिब्रेट करना और ट्रॉफीज़ अचीव करना, क्राउड, इन्वॉल्वमेंट, तो उन सब चीज़ों से मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ और 2029 में मैंने इस फील्ड में आने का डिसीजन लिया। अच्छा, इसके लिए तो ख़ास आपको ट्रेनिंग, ना सिर्फ ट्रेनिंग करनी पड़ती है बल्कि वेट भी मैनेज करना पड़ता है अपना, तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं उसको? जी, वो हम काफ़ी अपनी डाइट को फॉलो करते हैं, उसका काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। एक हैंडीकैप निकलता है, उसके मुताबिक हमें बता देते हैं कि हमने इस वेट के ऊपर अपनी डाइट फॉलो करनी है, तो उसके ऊपर हम काफ़ी कंसंट्रेट करते हैं। यानी आप घोड़ों को खिलाते रहते हैं, खुद कुछ नहीं खाते हैं? जी, वो बस करना पड़ता है शौक की खातिर। अच्छा, देखिए 300 रेसेस में फातेह होना और रवां साल में पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के जो घुड़सवारों में नाम होना, 300 से ज़्यादा रेसेस जीतना, ये कैसा एक्सपीरियंस था? डेफिनेटली आसान तो नहीं होगा। कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े तब से लेकर अब तक? आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं अल्लाह पाक का काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ, और मेरी वालदैन की दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे काफ़ी इज़्ज़त दी। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे कोच, जिनकी स्ट्रगल से अल्लाह पाक ने मुझे इतनी विक्ट्रीज मेरे नसीब में की, तो मैं काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह पाक के साथ। अच्छा अवैस, नॉर्मली तो बहुत सारे लोग, उनको तो ये करियर पाथ पता भी नहीं होगा। आपकी फैमिली लेगेसी थी जिसकी वजह से आपको ये पता चला, या आपने और भी अपने दोस्तों को इस हवाले से जो है गाइड किया है कि वो इस तरफ आ सकते हैं और इस चीज़ को ज्वाइन किया जा सकता है? मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनका वेट जो है वो काफ़ी हाई है, तो इस वजह से वो इस फील्ड में नहीं आते। शौक़ उनको है, बट वो वेट की वजह से इस फील्ड में नहीं आ सकते। ये काफ़ी डेंजरस वर्क भी है, तो इस वजह से। किस तरह से? डेंजरस यही है कि जो काफ़ी हमारी जो सी हैं, हमारी बोन्स फ्रैक्चर्स हो जाती हैं, या हमारी जो जान का भी ख़तरा होता है। तो अच्छा। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती है कि इस डेंजरस वर्क में आए वो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि ख़तरनाक है, तो आज तक कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ जब कोई बहुत ज़्यादा जो है वो चोट लग गई हो या फ्रैक्चर हो गया हो कुछ, और उसके बाद आपने कहीं सोचा हो कि शायद मुझे ये नहीं अब करना चाहिए, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, ऐसा कभी हुआ? मैंने जब अपनी कैरियर की सेकंड रेस विन की थी, उसके बाद मेरी जो लेग थी वो फ्रैक्चर हो गई थी, जिसके मैं 2 ईयर्स के बाद दोबारा मैं यहाँ पर आया इंजरी के बाद। उसके बाद मेरी यहाँ से कॉलर बोन भी फ्रैक्चर हो गई थी, तो काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो ये जो रेसेस आप जीतते रहे हैं, इसके पीछे कोई ख़ास ट्रिक होता है? आप और क्या इंटरेक्शन होता है आपका अपने घोड़े के साथ जिसकी वजह से वो बेहतर कारकर्दगी दिखा पाता है? हम मॉर्निंग में अपने हॉर्सेस को ट्रेन करते हैं, एक 2 ईयर्स कोल्ड दे के, उसके ऊपर हमारा क्या नाम है, काफ़ी टाइम हम उस पर सर्व करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। उसके बाद एक कोल्ड्स की रेस बनती है, तो उसमें फिर पार्टिसिपेट्स करते हैं। अच्छा, तो जिस तरह से अभी हम आपकी रीसेंट वाली रेस की अगर बात करें, तो आप पहले मिड में थे और फिर उसके बाद अचानक से लीड किया आपने और आपने जिस तरह से जीते, क्या चीज़ आपके उस वक्त दिमाग में चल रही थी और किस तरह से आपने, 1 मिनट को इंसान सोचता है कि शायद अभी मुश्किल है आगे जाना, लेकिन फिर निकल जाना और फिर जीत जाना, वो कैसा एक्सपीरियंस है? ये हर एक हॉर्स की अपनी नेचर है।
सम हॉर्सेस होते हैं कि वो फ्रंट लीड करके भागते हैं और फ्रंट ही अच्छी रेसेस करते हैं। और जो मेरा हॉर्स था जिसमें मैंने डर्बी विन की है, उसको मैंने काफ़ी स्टार्ट से हमने ट्रेनिंग की, उसकी ट्रेनिंग हमने लॉन्ग डिस्टेंस की थी, तो उसके मुताबिक हमने उसको ट्रेन किया। हमें हमारे हॉर्स पे इतना ट्रस्ट था, अल्लाह की ज़ात पे था कि हम इसको यहाँ पे रख के, हमारी टीम वर्क का एक प्लान था कि इस ट्रैक पे इस पोजीशन पे लेके बैठेंगे और जो टू फॉरलॉन्ग्स है फाइनल, वहाँ पर से इसको चार्ज करेंगे, तो वहाँ से इस पे बेहतर कर। अच्छा, तो अभी आपने ट्रस्ट की बात की, तो कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक जो आपका हॉर्स है और आप जो उसका घुड़सवार है और एक जो घोड़ा है, उनके दरमियान एक ये ट्रस्ट वाली जो कैफियत है, एक एतमाद होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक जो कामयाब जॉकी होता है, एक जो घुड़सवार होता है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? कैसा बॉन्ड डेवलप करना होता है उस हॉर्स के साथ? जॉकी के लिए सबसे जो अहम चीज़ है, या कोई भी एथलीट है उसके लिए, उसकी फ़िटनेस लेवल, उसका फ़िटनेस लेवल पूरा होना चाहिए। और अगर आप जॉकी की क्या नाम जॉकी और हॉर्स के जो ट्रस्ट की बात करें, तो वो हम जब मॉर्निंग वर्क में हॉर्सेस को ट्रेन करते हैं, तो हमें इतना जज हो जाता है कि जो ये हॉर्स है वो ये चीज़ सूट करता है, ये चीज़ नहीं। हम उसकी जो नेचर को वो जज कर लेते हैं। अगर हम उसकी नेचर के अगेंस्ट उसको भगाएंगे तो वो बैड रिजल्ट देगा। अच्छा, किसी नाफरमान घोड़े से वाला पड़े? जी, काफ़ी बड़े हैं। क्या हुआ, वाकया शेयर कीजिए। मॉर्निंग वर्क में ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैं जब गिरा था तो मेरी यहाँ से कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गई थी। अच्छा, तो उस वक्त आपने सोचा या फैमिली ने कहा कि भाई बस कर दो, अब ये आप ना करें, ये काम ये ख़तरनाक है? नहीं, वो मेरी वालदा जो वो मुझे मज़ीद सपोर्ट करती हैं कि कुछ नहीं होता, नेवर गिव अप, दोबारा ट्राई करो। क्या बात है, ये मोटिवेशन घर से मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। तभी आप रेसेस जीतते हैं, तभी आप ऐसी सूरत हाल का शिकार होते हैं। पीछे एक पूरी मशीन मौजूद हो जो आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं। मेरे जो कोच हैं उन्होंने मुझे पे काफ़ी स्ट्रगल किया। वालदा की दुआएं कि अल्लाह पाक ने इतनी विक्ट्री से नवाजा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और वाले साहब तो खुद ये करते रहे हैं, तो टेक्निक्स वगैरह तो बताते ही होंगे आपको भी। उन्होंने काफ़ी मुझे टेक्निक्स वगैरह बताई हैं, ट्रिक्स बताई हैं हॉर्सेस के बारे में, उनको ट्रेन कैसे करना है, या फिर 1-1.5 मिनट की रेस होती है, उसमें हर सेकंड में फाइनल डिसीजन कैसे लेना है। अच्छा, आप देखते हैं क्या ये चीज़ एक्सपैंड कर सकती है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मज़ीद लोग, मज़ीद घोड़े, मज़ीद रेसेस देखने को मिल सकती हैं? और अगर ऐसा हो तो कैसे किया जा सकता है? ये काफ़ी रॉयल पैशन है कि इस फील्ड में आना, और ये काफ़ी महंगा भी है। ये हॉर्सेस वगैरह करना, तो ये काफ़ी अच्छा है। ये इस चीज़ का क्रेडिट जाता है मखदूम साहब को कि जिन्होंने हमारी रेसिंग को ज़मीन से आसमान तक लेके आए हैं। उन्होंने रेसिंग के बीच में काफ़ी जोन से हैं जो काफ़ी बेहतरी लेके आए हैं वो हमारी रेसिंग के बीच में। अच्छा, तो इन फ्यूचर कैसा देखते हैं ये जो हॉर्स रेसिंग का पाकिस्तान में रुझान है, जिस तरह से लेने का कि हाँ ये क्या आपके ख्याल में बढ़ सकता है? इन फ्यूचर क्या देखते हैं, और आप क्या ये ख्वाब देखते हैं कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें रेसेस? जी, हमारा जो JCP है ना लाहौर रेस क्लब का, ये यूनाइटेड स्टेट्स में ना ये रजिस्टर्ड है, बट हमें अलाउ नहीं है अभी कि हम यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में, यूरोप कंट्रीज़ में राइड करें। तो बट मखदूम साहब के आने से हमें ये होप है इंशाल्लाह कि हमें इस चीज़ की भी परमिशन मिल जाएगी, और हमारी जो रेसिंग है वो काफ़ी अपडेट होती जा रही है मखदूम साहब के आने से। हमारी जो पूरी जो भी लाहौर रेस क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं, हम काफ़ी मखदूम साहब के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे यहाँ के चेयरमैन बने। उन्होंने काफ़ी अपडेट किया क्लब को, क्लब की जो स्टेक्स थी, प्राइस मनी थी, उन चीज़ों को, क्लब को, हॉर्सेस को काफ़ी क्या नाम है उन्होंने इंक्रीज़ किया। हाँ। अच्छा, तो रजिस्टर्ड होने के बावजूद परमिशन ना होना, ये ऐसा क्यों है? क्या वहाँ से परमिशन नहीं है? वहाँ से परमिशन नहीं है। राइट। अब वैसे ये भी बताइएगा कि किसी भी खेल को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसको देखने वाले मौजूद हों। कितने देखने वाले आप देख रहे हैं कि रेसेस में आते हैं और देखते हैं, एंजॉय करते हैं इस खेल को, और कितनों की और ज़रूरत है? मिनिमम भी 10 हज़ार के करीब में लोग आते हैं देखने के लिए। और जो डर्बी है वो साल में एक इवेंट होता है, और उस टाइम तो क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, और यही क्राउड की अप्रिशिएट करना, क्लैप करना, इन चीज़ों से मैं काफ़ी इंस्पायर हो के यहाँ पे आया था। तो जो ड्रीम्स मैं लेके आया था इस फील्ड में, तो अल्लाह पाक के करम से, वालिदैन की दुआओं से, अल्लाह पाक ने वो सब ड्रीम्स मेरे। अच्छा, ज़बरदस्त। यू आर अ ट्रेन्ड रेसर माशाल्लाह। जिस तरीके से आप घुड़सवारी करें, 300 से ज़ायद रेसेस में फाते रह चुके हैं, तो आपके भी अब कुछ स्टूडेंट्स हैं कि सिखाते हैं आप जो कोई? नहीं, हमारे ना सीखने के लिए जो उनसे वो कोच हायर हुए हैं,
मखदूम साहब ने किए हैं, वो हमें ट्रेनिंग देते हैं। ये 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है जिसमें वो हमें हॉर्सेस को ट्रेन करना दिखाते हैं, राइड करना बताते हैं, हर चीज़ के लिए वो एक हमारा राइडिंग स्कूल अलग है। अच्छा, वैसे हिना पूछ इसलिए रही हैं शायद कि वो अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं कि वो भी हॉर्स राइड करना चाह रही है, लेकिन ये एक आम चीज़ नहीं है। मैंने जब हॉर्स राइडिंग की है मुझे पता है कि आप टिक के बैठ भी नहीं सकते उसके ऊपर, वो इट कीप्स ऑन जंपिंग। बैलेंस काफ़ी मैटर करता है, हमारा बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए और उसके रिदम के साथ आपको चलना पड़ता है। अच्छा, अगर किसी ने शुरू से शुरू करना है, जैसे अली ने अब मेरा कह ही दिया, तो मैंने अगर हॉर्स राइडिंग शुरू करनी है, रेस तो बहुत दूर की बात है, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज़ कोई एक अपने अंदर भी होनी चाहिए जो आप जो है कामयाब एक अपने अंदर 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक चीज़ तो पहले डर नहीं होना चाहिए और दूसरा शौक होना चाहिए। और अगर हो थोड़ा बहुत डर तो क्या वो ख़त्म हो जाता है पहली बार घोड़े के साथ? जी, वो स्लो जब आप उसको प्यार से ट्रीट करेंगे तो आपका स्लो जो सा आपका वो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि आप बता रहे हैं, आपने जैसा मेंशन किया कि बहुत महंगा खेल है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स आके घोड़ा ख़रीद कर ही उस खेल का हिस्सा बन सकता है। और भी बहुत सारी जहतें हैं जिससे उसका हिस्सा बना जा सकता है, जैसे कि आपका जॉकी होना और ट्रेनर्स का होना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस एक सनत से वाबस्ता होती हैं। तो अभी आप क्या देखते हैं कि कितना स्कोप है नए लोगों का यहाँ आने के लिए? न्यू लोग जो विज़िटिंग देखने के लिए आते हैं वो तो काफ़ी लोग आते हैं। तो अगर आप शौक के, अगर आप यह मैटर करता है कि महंगा शौक है, तो ये काफ़ी रॉयल पैशन है, महंगा है कि हमारी जो पाकिस्तानी ब्रीड है ना, वो अगर कम से कम भी अगर आप जज करें तो वो 40 से 45 लाख का एक घोड़ा आता है। और अगर आप बाहर से इंपोर्ट करें, वो मेरे जो ओनर हैं जिनका मैं हॉर्स पे विन किया डरबी, डॉक्टर अतीक दुरानी, उन्होंने अभी अमेरिका से बाय किए हॉर्सेस, तो मिनिमम एक हॉर्स भी वो 2 करोड़ के करीब है। ओके, बहुत शुक्रिया ओवैस, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपना जर्नी हमारे साथ शेयर कर रहे थे, किस तरीके से आपने कामयाबी हासिल की है वो हमें बता रहे थे, हमारे नाज़रीन को बता रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। और फिर वो वक्त आ गया है जब हम आपको एक नई कैटल मार्केट में लेकर जाएंगे, एक मंडी का विजिट कराएंगे, वहाँ की क्या सूरत हाल है वो बताएंगे, क्योंकि ईद कुर्बान की आमद है। 5 दिन के बाद मुल्क भर में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी और मुल्क भर में जो मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ पर रश लगा हुआ है। ख़रीदार ख़रीदने के लिए पहुँचे हैं, कुछ लोग विंडो शॉपिंग के लिए पहुँचे हैं, वो ज़रा रेट्स वगैरह चेक कर रहे हैं कि क्या चल रहे हैं, और आखिरी दिनों में उनका ख्याल है कि रेट गिर जाएंगे, तभी वो अपनी शॉपिंग जो है वो ये करेंगे। अभी आपको लेकर चलते हैं कोयटा, और सरदार हमीद खान वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस मवेशी मंडी में वो मौजूद हैं और वहाँ की क्या सूरत हाल है। जी सरदार हमीद खान, बताइएगा कहाँ मौजूद है और यहाँ पर कैसा रश देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कोयटा में ईद उल अज़हा के आमद के साथ ही मवेशी मंडियाँ सज चुकी हैं और शेरी सुन्नत इब्राहिमी के अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के लिए बड़ी तादाद में मंडियों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट रोड मवेशी मंडी में, जहाँ सुबह भर से लाए गए बकरे, दुम्बे और बैल ख़रीदारों का तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मंडी में बाग, नाड़ी, सिब्बी के मशहूर बैल, जबकि किला सिपला, लोरलाई, जोब, चमन, पशीन से लाए गए खूबसूरत और सेहतमंद जानवर जो है वो नुमायाँ दिखाई दे रहे हैं। ताहम इस साल भी जानवरों की कीमतें शेरियों के लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं, जबकि बैल की कीमतें 2 लाख से शुरू होकर 6 लाख रुपया तक जा पहुँची है। शेरियों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की मुनासबत इस साल कीमतें जो है वो कीमतों में मज़ीद इजाफा देखने में आया है, जबकि अगर छोटे जानवर की बात की जाए तो 65,000 रुपया से ले के 1.5 लाख रुपया तक जो है ये छोटे जानवर जो है यहाँ पे फरोख्त हो रहे हैं, जिसके बायस आम आदमी कुर्बानी करना जो है उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी जानिब व्यापारियों का कहना है कि जानवरों की खुराक, चारा और ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफा, जबकि पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती हुई कीमतों ने जो है कारोबार को शदीद मुतासिर किया है, इसलिए जानवर महंगे दामों जो है वो फरोख्त करना इनकी मजबूरी है। बहरहाल ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश में मज़ीद इजाफे का तवक्को की जा रही है। शेरियों ने अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो कुर्बानी के जानवर ख़रीदने में इस वक्त जो है वो मसरूफ़ है।
हमीद, बहुत बहुत शुक्रिया। कोयटा से आप अपडेट कर रहे थे। और महंगाई ने सभी चीज़ों को मुतासर किया है, तो मंडियाँ भी मुतासर होंगी, ये तो नेचुरली है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि एक और चीज़ मुतासर हुई है। ईद उल फितर पर लोग जो थे वो शिकायत करते हुए दिखाई देते थे कि ईद जो है वीकेंड पर आई है, जिसकी वजह से वीकेंड जो था वो उनका वो ईद की छुट्टियों में ही कंसीडर हो गया। लेकिन इस बार जब ईद उल अज़हा आई है तो वो वीक डेज में आ रही है, लेकिन अच्छी खासी छुट्टियां लाई है, अच्छी खासी लॉन्ग वीकेंड हो सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो छुट्टियां दी गई वो 26, 27, 28 की थी और 29 को फ्राइडे है। तो फ्राइडे एक बीच में आ गया है। अब आप अपनी मर्जी से छुट्टी करेंगे, आपको जो सैटरडे संडे की छुट्टी है वो मिलकर नहीं मिलेगी, एक लॉन्ग वीकेंड नहीं बनेगा। तो जनाब एंजॉय कीजिए। और जिस तरह से आप सोशल मीडिया पर हमें भेज रहे हैं ना अपने जानवरों की तस्वीरें और उनके नाम, हम बिल्कुल इकट्ठा कर रहे हैं ये सब कुछ स्टफ, और इंशाल्लाह मंडे से इसको शामिल करेंगे। आपके जानवरों की तस्वीरें और उनके जो जो नाम आपने रखे हैं वो शेयर करेंगे हम सबके साथ, और आप भी देखेंगे अपने जानवर को टीवी स्क्रीन्स पर। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर। शो के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। यहाँ पर भी बहुत सी बातें करने वाली हैं। पहले तो जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है क्रिकेट का, उस पर हम बात करेंगे इस सेगमेंट में, और फिर इसके अलावा मंडियाँ कुछ उनके भी अहवाल जानेंगे। लेकिन अभी आपको बताएं, किचन से K2 बेस कैंप तक सादिया नारो की दिलचस्प कहानी है जो बहुत ज़रूरी है शेयर करना। और बहुत सारी ख़वातीन जो किचन में मौजूद हैं और महसूस करती हैं कि वो कहीं अकेली रह गई हैं, दुनिया ने उनको भुला दिया है, अब वो किसी काम की नहीं रही, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो ये दिलचस्प कहानी जानिए सेगमेंट सफ़र शर्त में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। एक सफ़र है वो सादिया नारू ने किया, और वो क्या अच्छा सफ़र है जिसमें आप किचन में बैठे हैं और अचानक आपको मतलब आप कहते हैं मैंने K2 करना है, और सिर्फ K2 नहीं करना बल्कि कंकोडिया जाके उस रास्ते से वापसी नहीं करनी, बल्कि गोंदोगोरो ला करना है। और उस पास जो कि एक मुश्किल तरीन पास है और उसके लिए ख़ास विंडो होती है, ख़ास टाइम होता है जिसमें आपने वो क्लियर करना होता है। और दूसरा ये कि उसके लिए उसमें बाकायदा टेक्निकलिटीज़ हैं, और वो टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो एक माउंटेनियर वाली, जिसमें आपको बहुत ही बुनियादी सारी ये चीज़ों का पता होना चाहिए कि किस तरह उस लॉ को आपने क्रॉस करना है। मेरे लिए सादिया नारू की सारी कहानी जो है वो इसलिए हैरान कुन है कि उनका उससे पहले कोई इतना बड़ा एक्सपीरियंस नज़र नहीं आता, यानी कोई उन्होंने छोटे मोटे ट्रैक्स, वो पहली दफ़ा जब K2 उन्होंने ये ट्रैक किया है तो ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम वो स्कर्दू गई, और स्कर्दू जाके वो सीधा ट्रैक पे। और फिर जब उन्होंने स्टोरी लिखी, वो पूरी कहानी लिखी, तो उसमें कहीं पे कोई ऐसा इज़हार नहीं था कि मैंने गलती कर ली है। ये एक रगेड ब्यूटी होती है, तो आपको मालूम है कि उसकी जमालियात भी, उसकी खूबसूरती भी अब्जॉर्ब करते हुए या उसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इनको नहीं लगा, ये स्कर्दू गई सीधे अस्कोले और फिर पूरा K2 ट्रैक किया और उसके बाद गोंदोगोरो ला। सो लास्ट सेगमेंट में हमने इनसे ये बात की थी कि कंकोडिया तक इनका कैसा एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। थैंक यू वेरी मच सादी साहब। आपको K2 नज़र आया, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि लोग यकीन कीजिए कि रोना शुरू कर देते हैं वहाँ पे। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर वक्त बादल और दुनिया का माउंटेन्स का सबसे बड़ा हब है वो। तो ये बताइए कि जब उससे अगले दिन आपने गोंदोगोरो, उससे पहले आपने कुछ पढ़ रखा था, कुछ आपको आइडिया था या बुनियादी क्या अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आप यकीन ना करें, मैंने उससे पहले इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा था। मेरा एक असूल है कि जब मैं ट्रैकिंग के लिए जाती हूं तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च नहीं करती। यूजुअली लोग बहुत रिसर्च करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, जो पिछले ट्रैकर्स हैं उनका पढ़ते हैं, इसलिए कि मुझे होता था कि मैं अगर इतनी डेप्थ में जाके कुछ करूँगी, उसकी मैं बस उसकी हाइट देख लेती थी, बाकी एटमॉस्फेयर, उसकी सराउंडिंग, ये वो। लेकिन बहुत मैं जब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू इतना इसलिए नहीं पढ़ती थी कि मेरे दिल में कोई डर ना बैठ जाए। और मैं जब वहाँ जाती थी तो मैं इग्नोरेंट होती थी, मतलब आप शायद इसका यकीन ना करें कि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके, बहुत ज़्यादा बारीकी में जाके चीज़ों की रिसर्च नहीं करती थी। मैं बस चली जाती थी और मुझे पता था कि मैं इंशाल्लाह ताला मेरी किस्मत में हुआ तो ये मैं कर आऊँगी। सिर्फ एक जुमला ले लीजिए, मैंने बाईसाइकिल पे किया गिलगित, बाईसाइकिल पे यहाँ से गिलगित गया, तो हमने इतनी रिसर्च की, मैंने महीनों लगा दिया ना, और फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो साइकिल से मुतल्लिक, पंक्चर से मुतल्लिक, जो भी चीज़ें, चेन है, जो भी, हर चीज़ हमने सारा कैरी किया। और हमने जो कुछ कैरी किया हमारे साथ वो सब कुछ हुआ, ठीक है, हम बहुत ही ख़राब हुए। लेकिन हमारे ही एक दोस्त उनसा के, वो वहाँ से एक दिन उठे, कोई जेन में नहीं है कि कुछ, साइकिल निकाली और अचानक जेन में आके कराची चलता हूँ।
कुछ तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना उनकी कभी साइकिल कभी पंक्चर हुई और वो वहाँ से लेके कराची चले गए। सो समटाइम्स ये इस तरह होता है Exactly. मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने प्लानिंग नहीं की हुई, मैं बस ये अपने जो साथी ट्रैकर्स थे उनको ये कहते हुए जा रही थी कि जब मैं बलतोरो पे थी मैंने इस रास्ते वापस नहीं आना, मैंने होशे वाली साइड से वापस आना। ये वो चीज़ है जो कि मेरे दिल में एक उम्मीद थी। वो तो पूरा ग्रुप भी उधर से जा रहा होगा। आपको एक उम्मीद होती है कि आप कर लेंगे। अब अगर आप ये सोचें कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मैंने ऐसा कोई वहम अपने दिल में नहीं रखा। आई वाज सो डिटरमाइंड एंड सो फोकस्ड कि मैंने जीजीला करके मैंने होशे वाली साइड से वापस कर दूं जाना है। जब हम कॉन्कॉर्डिया पे कि सुबह हम सारे तैयार हो रहे हैं और हमें फाइनल ब्रीफिंग दी जा रही है कि ऐसे होगा वैसे होगा, आई वाज फुली डिटरमाइंड कि बस इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा। हम गए, हम कॉन्कॉर्डिया से निकले, अपर बलतोरो पे हम कुछ देर चले हैं, उसके बाद हम विग्नी ग्लेशियर में दाखिल हुए हैं। दूर तक फैली हुई बर्फ़ थी, इंतहाई एक इस तरह का एक माहौल था कि आपके दोनों जानब पहाड़ हैं और एक सुकून है। आपके बिल्कुल सामने जो है वो कॉन्वे सैडल है और जब हम चलते जा रहे हैं तकरीबन 5-6 घंटे हम का वो एक होता है जब तक आप कॉन्कॉर्डिया से अली कैंप पहुंचते हैं। विग्नी ग्लेशियर हमने क्रॉस करके राइट साइड पे मेरे साथ नूर आलम था, मुझे इशारा करके कहता है बाजी वो है अली कैंप आ गया। पहाड़ी के ऊपर एक कैंप बना हुआ है जो कि होशे के लोग बनाते हैं। तो हम अली कैंप पहुंच गए और अली कैंप में हमने 5 से 6 घंटे आराम करना था और रात होने का इंतज़ार करना था। तकरीबन 10 बजे और सब ने तैयारियां पकड़नी शुरू कर दी कि अब हम जीजीला के लिए रवाना होने लगे हैं। और जब हम जीजीला के लिए निकलने लगे हैं तो तब एक बड़ी अजीब सी बात हुई। हमारे पास टॉर्च होती हैं जो कि हमने अपने हेलमेट के ऊपर इधर पहननी होती है। जब हम निकलने लगे हैं तो मेरी वो टॉर्च नहीं चल रही थी। उस वक्त किसी के पास स्पेयर टॉर्च नहीं थी और मैं उसके साथ लगी हुई हूँ, उसके अंदर सेल डाल रही हूँ, निकाल रही हूँ। उस वक्त मैं पैनिक हुई कि ये क्या है, अभी अब टॉर्च नहीं होगी तो मैं जीजीला कैसे करूँगी, क्योंकि वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे मेरा गाइड नूर आलम कहता है बाजी आप ना मेरी वाली रोशनी में चलें, अभी एक बंदा आपसे आगे चल रहा है, आपने एक एक कदम फूंक के रखना है, पत्थर हैं, क्रेविसेस हैं, बोल्डर्स हैं, आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। पता नहीं मौजज़ा था या मेरी खुशकिस्मती, मैं थोड़ा ही चली तो वो लाइट खुद ब खुद ऑन हो गई। बस ये जीजीला आपने सुबह से पहले करना है? हाँ जी, जीजीला ये है कि जीजीला को रात को किया जाता है। दिन के वक्त ये है कि सूरज की धूप से बर्फ नरम पड़ जाती है और वो जब एक स्लशी उसको होती है तो आपके पाँव अंदर धंसते हैं, स्लिपरी होती है। टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था तो फिर आपने वो जीजीला कैसे किया? असल में मैंने ना अपने साथी ट्रैकर से जब उनके किस्से सुनती थी तो मैं वो एक मेरी इमेजिनेशन थी कि भाई या समझे कि मेरा अपने आप पे एक यकीन था कि मैं ये कर लूँगी। आपके अंदर एक फाइटर स्पिरिट होती है। मैं शुरू से बहुत बेचैन रूह हूँ और मुझे पता था कि मैं अगर जा रही हूँ और किस्मत ने साथ दिया और ख़ास तौर पे मौसम फेवरेबल रहा तो मैं कर जाऊँगी। और मैं आपको ये भी बताते हुए आप शायद सरप्राइज्ड हों कि मैं 26 लोगों के साथ, हम 27 लोग थे जिनमें 26 मर्द थे और मैं अकेली औरत थे। हाँ जी, और मैंने उनके साथ किया। इवन हमारे 4 साथी जो थे उनकी वापसी भी हुई कॉन्कॉर्डिया से, उनको स्कूली वापस भेजा गया क्योंकि जो लोग फिट नहीं है या जिनकी तबीयत ख़राब हो रही है या जिनको हमारा टूर ऑपरेटर नहीं समझ सकता कि वो ये कर लेंगे तो उनको वापस भेज दिया जाता है। तो ये लैला पीक जो आपने देखा जी, आपको ये बताती हूँ कि हम तकरीबन सुबह 4:30 बजे हम गोंडोगुरु लॉज जो है उसकी टॉप पे पहुँचे और उस वक्त इस तरह था कि बादल बिल्कुल नीचे उतरे हुए थे और हर तरफ एक सुरमई सी एक माहौल था। हाँ जी, सुबह 4:30। अच्छा, वहाँ रोप अप करते हैं ना? हाँ जी, रस्सी के जरिए ये है कि गोंडोगुरु ला जो है वो आप समझे एक बर्फानी दर्रा है और ये एक बर्फानी दीवार है। इसकी एक तरफ विग्नी ग्लेशियर है और दूसरी तरफ जो है वो गोंडोगुरु ग्लेशियर है। आप जब उस दीवार को पार करते हैं तो आप एक ग्लेशियर से दूसरे ग्लेशियर में, यानी एक दुनिया से आप दुनिया में उतरते हैं। आप बलतोरो साइड से होशे वाली साइड में चले जाते हैं और ये दीवार जो है ये 40-50 डिग्री के ऊपर है। आपने रस्सी पकड़नी है, एक एक ट्रैकर ने उस रस्सी को थाम के ऊपर जाना है। और 4:30 बजे हम वहाँ पे पहुँचे। तब मैं, मेरे एक साथी आतिफ थे और हमारा गाइड नूर आलम था और कोई नहीं था। और फिर हम वहाँ पे, ठंड बहुत होती है और हम फिर अपने बाकी साथियों का इंतज़ार करते रहे। तकरीबन 10-15 मिनट में वो भी आ गए और फिर वहाँ पे तस्वीर वगैरह बनाई गई। हाँ जी, लैला पीक नज़र आई जी, वहाँ से K2 नज़र आता है, वहाँ से गैशब्रम 1, जब लैला पीक आपने देखी है या वो टाइम, तो उस टाइम भी बादल नहीं थे? नहीं, जैसे जैसे हम वहाँ पे थोड़ा सा टाइम गुजरा, हम तक आधा घंटा वहाँ पे रुके, तब फिर क्लियर होना शुरू हो गया था। जैसे पू फटी है, थोड़ी रोशनी हुई है तो फिर इर्द गिर्द की सारी जो चोटियाँ थी हमें नज़र आना शुरू हो
होगी। अच्छा ये बताएं कि जिजिला आपने कर लिया, बहुत ही खूबसूरत, इसमें जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस, क्योंकि आप पे तो मुझे लगता है बम्बारी हुई ना एक्सपीरियंसेस की, जी, हैरत की, तिलिस्मात की। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे आप जीबी की हॉस्पिटैलिटी से पहले वाकिफ नहीं थे, नहीं जी, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। हाँ जी। ऊपर से बलती लोग जो हैं वो तो बहुत ही मशहूर है, ठीक है। दूसरा ये है कि वो लैंडस्केप और वो सारा, या ग्लेशियर्स का फिनोमेना, या लैंडस्लाइड का फिनोमेना, बिल्कुल जी, या ये जो ट्रैकिंग अपना जो आपने जिस तरह जिजिला किया है वो टेक्निकल है, ये तमाम चीज़ें आपके लिए तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज होंगी। हॉस्पिटैलिटी पे क्या कहेंगे, जो स्पेशली जो जीबी के लोग हैं? मुझे क्योंकि हमारे साथ जो हैं वो पोर्टर्स भी थे, हमारे साथ वहाँ के गाइड्स भी थे जो कि डिफरेंट शहरों के थे, और मैं कहूँ कि वो इतनी आजिज़ी, आपने अभी उनको कुछ कहा नहीं और वो उतनी देर को करके वापस आ जाते, उनके पास ना है ही नहीं किसी चीज़ के लिए, और मतलब उनका उठना बैठना, उनकी वो सादा खुराक, शुक्रगुजारी। आपने स्कर्दू में जितना टाइम गुजारा है, यहूशे में, ये मुख्तलिफ जगहों पे, आपने लोकल वहाँ पे जितने भी मकामी जो भी आबादी है, ख़वातीन के हवाले से एहतराम आपने नोट किया है? या मैं आपको यही बताती हूँ कि मैं जब इन जगहों पे फिरती रही हूँ, आपको कहीं पे भी कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आती। आप इतने प्रोटेक्टिव, और वो ऐसे जैसे हम उनके एक रूटीन का हिस्सा हैं कि यहाँ पे माउंटेनियर्स आते हैं, यहाँ पे ट्रैकर्स आते हैं, वो बिल्कुल एक फैमिली वाली फीलिंग आ रही होती है। आप जहाँ मर्जी बैठे हैं, जिनके साथ मर्जी बैठे, आप बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, और एक शर्म उनकी आंखों में होती है, मतलब बड़ी हया होती है, बड़ा एहतराम होता है उनकी आंखों में। इवन अभी मैं यहाँ पे आ भी गई हूँ तो मैं उनके साथ राब्ते में हूँ, अब मैंने भी आते हुए उनके नंबर्स लिए, और ये है कि वो बड़ी हलाल की करके और बड़ी मेहनत से वो आप इमेजिन कीजिए कि जितने भी ट्रैकर्स होते हैं या जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं, इनके साथ जो लोकल का इंटरेक्शन है वो एक मुहिम तक नहीं रहता, उस एडवेंचर तक नहीं रहता, वो लाइफ टाइम रहता है, और उसकी वजह यही है कि वो बहुत ही खूबसूरत लोग हैं। सादिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सादिया नारू की जो कहानी है वो इसलिए मेरे लिए हैरान कुन है क्योंकि ये सब कुछ बिल्कुल ऐसे हुआ कि जिसमें ना कोई ज़्यादा प्लानिंग शामिल है। अब ये एक और तरह का सफ़र है। एक होता है जिस तरह मैंने आपको बाईसाइकिल की मिसाल ली, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मनसूबाबंदी करते हैं और एक एक चीज़ जो है वो नोट करते हैं, तैयारी करते हैं सब कुछ, और एक एक मरहले को परसीव करते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी क्या होगा वगैरह वगैरह। और दूसरा जो है जिसमें आप कोई ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते, आप बस सफ़र शुरू कर देते हैं। ये सफ़र की एक बहुत ही अनोखी जहत है। इसमें जो खूबसूरती है, इसमें ऑफकोर्स ये भी हो सकता है कि वो जो प्लानिंग बहुत ज़्यादा नहीं की हुई तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़े, लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी ब्लेसिंग है वो ये है कि जो सरप्राइजेज़ हैं वो बड़े कमाल होते हैं और वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तो वो हम बहुत ज़्यादा मूव ऑन करते हैं, बहुत ज़्यादा हम खुश होते हैं उन पर। सादिया साहब बहुत शुक्रिया आपका, और फिर कभी इनको ज़हमत देंगे किसी और ट्रैक के हवाले, किसी और इनकी मुहिमजोई के हवाले से, क्योंकि अब ये सिलसिला शुरू हो गया। जिसको जीबी का ये मामला लग जाता है, यानी ये शौक़ और सारी मोहब्बत, वो फिर लाइफ टाइम रहती है। देखते रहिए सफ़र शर्त। हम बात करेंगे ईद की एक बार फिर, क्योंकि बिल्कुल वक्त नहीं रह गया। 5 दिन रह गए हैं, 5 दिन बहुत कम है अगर आपको पूरी मार्केट्स एक्सप्लोर करनी है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने शो के ज़रिए आपको मार्केट्स एक्सप्लोर करवाएं, और मुल्क की जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं उन वहाँ ले जा रहे हैं आपको। इससे पहले हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वहाँ पर जो मार्केट्स मौजूद हैं, कोयटा, वहाँ की मार्केट आपको दिखाई और वहाँ पर क्या सूरत हाल है वो दिखाई। मुल्तान की बात करते हैं, मुमताज़ खान न्याजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे हैं हमें कि मुल्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन है। जी मुमताज़। जी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुल्तान की सबसे बड़ी मंडी सामुराना मंडी, जो कि मुल्तान जनूबी पंजाब का हब है, और इस हब की सबसे बड़ी मंडी सामुराना है। इसमें जानवरों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो व्यापारी लेकर आए हैं। बड़े जानवर हैं, बकरे हैं, छतरे हैं, और इसके साथ साथ ऊँट जो है ना यहाँ पर वो भी फ़रोख्त करने के लिए बहुत बड़ी बाहर जो है ना इस मंडी के एक आर्जी मंडी बनाई गई है, जहाँ पर लोग ऊँट भी फ़रोख्त करने के लिए लाए हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुल्तान के मुख्तलिफ मुवाज़ाती इलाके में आर्जी मंडियाँ भी कायम की गई हैं, जो कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कायम की हैं। लेकिन अभी तक मंडी में जो जेन्युइन ख़रीदार है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। लोग आ रहे हैं, भाव ताव कर रहे हैं, लेकिन महंगाई ज़्यादा होने की वजह से, रेट ज़्यादा होने की वजह से ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला शुरू नहीं हो पा रहा। जो बकरा पिछले साल 30 से 40 किलो का था और उसका रेट 50 से 60 हज़ार रुपया था, वो 1 लाख रुपया उसका मांगा जा रहा है। और जो बड़ा जानवर बैल या गाय जो कि
4 से 5 मन की थी वो पिछले साल 1 से 1.5 लाख में थी, वो 2 से 2.5 लाख रुपए उसके तलब किए जा रहे हैं। और लोगों का कहना है कि रेट ज़्यादा होने की वजह से अभी ख़रीदारी करना मुश्किल है, लोग देख रहे हैं। लेकिन व्यापारियों का कहना है कि हम सारा साल मेहनत करते हैं, इनकी खिदमत करते हैं, मुख्तलिफ जो है ना चारा जात और वह वंडा जात और मुख्तलिफ अशिया इनको खिलाते हैं, पालते हैं, और महंगाई की वजह से हमें भी ये महंगा दामों में पलता है, तो अब हमें इसका अच्छा मुआवजा चाहिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंतज़ामिया की तरफ से इतनी अच्छी सहूलियात फराहम नहीं की गई, छाँव का इंतज़ाम नहीं, इतना मुनासिब जो मवाज़ाती इलाके हैं वहाँ पे व्यापारियों ने अपनी मदद आपके तहत छाँव का इंतज़ाम किया हुआ है, पानी का इंतज़ाम किया हुआ है और चारा जात का इंतज़ाम किया हुआ है। इंतज़ामिया की तरफ से खातिर खार जो इक़दामात थे वो नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से व्यापारियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर एक ख़रीदार मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी भाई, अभी हम लोग आए हैं मंडी में, देख रहे हैं अभी जानवर काफ़ी तादाद में तो नहीं है फ़िलहाल मंडी अभी उस हिसाब से, तो अभी देख रहे हैं, चल रहे हैं। रेट पूछे हम लोगों ने पिछले साल की निस्बत तकरीबन 20 से 30% ज़्यादा है। हम लोग देखते हैं इंशाल्लाह ताला। अगर आप बड़ा जानवर ख़रीदना चाह रहे हैं, छोटा या? जी बड़ा जानवर ले रहे हैं। जो पिछले साल हम लोगों ने 180 का जानवर लिया था, अब उसकी कीमत 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है। वो देख रहे हैं अभी मुनासिब जो कीमत में मिलेगा फिर उस हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे। जी, जैसा कि आपने सुना कि उनका कहना है कि जो जानवर पिछले साल 1.5-2 लाख का था वो उसका 3 से 4 लाख मांगा जा रहा है, और वो अभी देख रहे हैं, अभी पूरी मंडी वो घूमेंगे और जहां वो उनका मनपसंद जानवर अपने मुनासिब दामों पर होगा वो ख़रीदारी करेंगे। इसी तरह हमारे साथ एक और ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी क्या हाल है? ठीक है आप लोग? बस अभी आए हैं मंडी से, देख रहे हैं जानवर को, जो रेट जानवर के होने चाहिए वो कर नहीं रहे, उससे एक्स्ट्रा कर रहे हैं जानवर का रेट। पर एक्चुअली ये है कि जो हक बनता है इनका जानवर का, मेहनत है इनकी, वो भी पालते हैं, पर उनको जो जानवर का रेट करना चाहिए वो नहीं कर रहे। वो बिल्कुल इस टाइम हाई लेवल पे रेट मांग रहे हैं जो होने नहीं चाहिए जानवर के। इसकी वजह से अभी गर्मी में घूम रहे हैं तो बड़ी तंगी इस टाइम हो रही है। देखे जो अल्लाह पाक नसीब में करे जानवर वो मिल जाए तो ज़रूर करेंगे। जी, जैसा कि आपने सुना कि ये भी ख़रीदार, इनका भी यही कहना है कि जो जानवरों के रेट मांगे जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई की वजह से ये बहुत ज़्यादा रेट लगा रहे हैं, और हम कोई मुनासिब वज़न में मुनासिब कीमत पर जानवर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी मंडी घूम रहे हैं। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि इस मंडी के बाहर ऊँटों की मंडी भी लगी हुई है। वो ऊँट जो पिछले साल 5 से 7 लाख 8 लाख में बिक रहा था, वो आज इस वक्त जो है ना उसका 12 से 15 लाख रुपया मांगा जा रहा है, और वहाँ पर भी जो ख़रीदार है, जेन्युइन ख़रीदार, वो नज़र नहीं आ रहा, और लोग आ रहे हैं, रेट पूछते हैं और महंगा होने की वजह से फिर वापस चले जाते हैं। इसी तरह का सिलसिला जारी है। जी, बहुत शुक्रिया। मुमताज़ खान न्याजी अपडेट कर रहे थे मुल्तान की मवेशी मंडी की क्या सूरत है। कुछ मुख्तलिफ नहीं है बाकी मंडियों से, वहाँ भी रेट उसी तरह ही चढ़े हुए और ख़रीदार आ ज़रूर रहे हैं लेकिन परेशान दिखाई दे रहे हैं कि उनके बजट में जानवर नहीं आ रहा। तो देखते हैं कि ये कीमतें गिरती हैं ईद से पहले या नहीं गिरती, या फिर मज़ीद इनमें इजाफा हो जाता है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब ज़रा कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान टेस्ट टीम की क्लीन स्वीप शिकस्त के बाद बांग्लादेश से वापसी हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या शान मसूद वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए कैप्टन बरकरार रहेंगे या नहीं। टेस्ट टीम में मज़ीद क्या क्या तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। पाकिस्तान हर तर्ज की क्रिकेट में दुनिया के दूसरे ममालिक से पीछे क्यों है। क्या जिम्मेदार सिर्फ कप्तान है। पाकिस्तानी क्रिकेट की पहचान समझी जाने वाली फास्ट बॉलिंग आज हमें शदीद तनज़्ज़ुली का शिकार दे रही है। इसकी वजह क्या है। और अगर हम माजी की बात करें तो माजी में पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स थे वो अपनी स्विंग, रिवर्स स्विंग, रफ्तार और जारहाना अंदाज की वजह से दुनिया भर में मशहूर थे। दुनिया भर के बल्लेबाज
सरफराज नवाज, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ और उमर गुल, मोहम्मद आमिर जैसे ख़तरनाक जो फास्ट बॉलर्स हैं, उनके सामने खेलने से घबराते थे। उमर गुल महदूद ओवर्स की क्रिकेट में डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स के बादशाह समझे जाते थे। इसके बरक्स अगर आज हम देखें तो आज के बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया, भारत, जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के फास्ट अटैक के मुकाबले में बहुत पीछे दिखाई देते हैं। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हसन अली और हारिस रऊफ जैसे बासलाहियत बॉलर्स मौजूद होने के बावजूद पाकिस्तान मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पा रहा, जिस पर शायकीन और जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं, गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान में टैलेंट भी मौजूद है और पेशा वराना माहौल जो है उसका फुकदान दिखाई दे रहा है। इसकी क्या वजह है? इन सारे सवालों के जवाब हमने जानने और जवाब हम जानेंगे डॉक्टर ऑफ क्रिकेट से। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम हिना, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी अस्सलाम वालेकुम और अली अनीफ को भी अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पेस बैटरी जिसके लिए हमारी क्रिकेटिंग टीम जानी जाती थी, क्या वही जिम्मेदार है जो मैचेस हम तसलसल से हारते चले जा रहे हैं, या हमारे बल्लेबाज भी इसमें शिराकतदार हैं? देखें अली, अगर पेस बैटरी की आप बात करें तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बेशतर खिलाड़ी चूंकि T20 क्रिकेट खेलते हैं और T20 क्रिकेट में सिर्फ 4 ओवर कराने होते हैं जिसमें हम पूरा जोर लगाते हैं, और जरूरी नहीं कि वो 4 ओवर ऑन द ट्रॉट कराएं, 2 ओवर्स पहले करा लेते हैं, 2 ओवर बाद में, तो उस वक्त तो पता नहीं चलता। जब लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट आती है कि जहाँ सारा दिन और वो भी बांग्लादेश की हफ्स वाली सख्त गर्मी में बॉलिंग करना हो, तो वहां पता चलता है कि कितना पाकिस्तान में पोटेंशियल हैं यंगस्टर्स हैं, लेकिन सिलेक्शन में मुस्तकिल मिजाजी की कमी है, जिसकी वजह से अब आज देखें पाकिस्तान ने आज अपने 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। नसीम शाह कभी टीम से बाहर होते हैं, आज फिर टीम में वापस आ गए। अहमद दानियाल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो टीम में वापस आ गए। फास्ट बॉलिंग के शोबे में आप वसीम जूनियर को दोबारा लेकर आ गए। हुनैन शाह कहाँ गया, अली रजा कहाँ गया? ये 2 ऐसे बॉलर हैं कि जिन्होंने अपनी कारकर्दगी के जरिए जो है वो क्रिकेट के माहिरीन और नाक़दीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। अब आप देखें आज जो इन्होंने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है, मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया है और इसके अलावा फ़हीम अशरफ को भी ड्रॉप किया है। उसके अलावा हुसैन तलत को ये लेकर चल रहे थे, हुसैन तलत भी टीम से बाहर हैं। फैसल अकरम भी टीम से बाहर हैं, जो बांग्लादेश टीम गई थी पाकिस्तान की। और नौजवान साद मसूद जो इतना बुरा भी नहीं खेला, आपने उसको भी ड्रॉप कर दिया। तो इन और आउट होना ना खिलाड़ियों का इनकंसिस्टेंसी की वजह से उनका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। अब फास्ट बॉलिंग के शोबे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कैंप लगाए। खुद आकिब जावेद कौमी सिलेक्शन कमेटी के गैर एलानी चीफ सिलेक्टर हैं, वो क्यों नहीं तवज्जो दे रहे हैं? वहां पर जो उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहां पर कैंप्स लगाए जाए ना। फास्ट बॉलर, आपके फास्ट बॉलर की स्पीड क्या थी? 130 से भी कम थी बांग्लादेश में, 120, 124, 130, और उधर देखें 150, 140। तो बड़ा फर्क वादे नजर आ रहा है। अब इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा। ठीक है मिर्ज़ा साहब, जिस तरह से अगर हम अभी परफॉर्मेंस की बात करें, अगर कैप्टनसी की तरफ आए और शान मसूद की ख़ास तौर पर क़यादत की बात करें, तो कौमी टीम ने कोई 16 मैचेस जो हैं वो खेले हैं उनकी क़यादत में, और जिनमें से 12 मैचेस में शिकस्त हुई है। तो ये जो ख़ुसूसी तौर पर अगर हम ये बांग्लादेश वाले वाइट वॉश की बात करें, तो इसमें बेसिक रीज़न कैप्टन ही है हमारा, या फिर जिस तरह से भी आप जिक्र भी कर रहे हैं इसमें प्लेयर्स के साथ साथ मैनेजमेंट और टीम सिलेक्शन का भी कोई कसूर है? बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है ना। जो टीम सेलेक्ट करके दी गई, कप्तान अकेला तो नहीं खेलता, 10 खिलाड़ी और भी खेलते हैं। माना कि शान मसूद की इब्तिदाई 3 इनिंग्स में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, आखिरी इनिंग्स में उन्होंने 71 रन स्कोर किए। लेकिन जो मुझे बज़ाहिर लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कप्तानी की दौड़ जो है उसके लिए लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बज़ाहिर मेरी अपनी जाती राय, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अब आप देखें ना इस टीम में शाहीन आफरीदी भी कप्तान थे, सलमान अली आगा भी कप्तान थे, रिजवान भी कप्तान थे, बाबर आजम भी कप्तान थे, और शान मसूद कप्तानी कर रहे थे। अब अगर आप सारा मलबा शान मसूद पर डाल देंगे तो बाकियों ने क्या किया? आपके सीनियर क्रिकेटर्स ने क्या किया? कोई टीम में स्पिरिट नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, आप शान मसूद की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, 16 में से 12 टेस्ट
मैचेस हारे, लेकिन आप उनका ऑल्टरनेट लाएं। क्या आप फिर बाबर आजम को ले आएंगे? क्या आप फिर शाहीन आफरीदी को ले आएंगे? तो म्यूजिकल चेयर का गेम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानी के हवाले से जारी रहेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगी, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं समझता हूँ ठीक है, शान मसूद कल रात को टीम वापस आई, शायद वो खुद ही चेयरमैन से मुलाकात करके अपने रिजाइन का ऐलान कर देंगे, लेकिन फिर है कौन? ऑल्टरनेट देखना पड़ेगा। हाँ, तो मिर्जा साहब वैसे ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में नजर नहीं आता, हमें ये T20 में भी नजर आ रहा है, ये हमें वनडे में भी नजर आ रहा है। कप्तान एक प्रॉब्लम बना हुआ है या स्केपगोट बना हुआ है? देखिए, बाद औकात जो है ना अपनी जान बचाने के लिए स्केपगोट बना दिया जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप देखें ना कि मोहम्मद रिजवान वो पाकिस्तान के वाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान थे, साउथ अफ्रीकन टूर पे, ऑस्ट्रेलियन टूर पे। अब अचानक ही रिजवान गायब हो गए। और आप देखें, एक लड़का जिसने इतने अच्छे परफॉर्मेंस दी थी, साद बेग, वो पाकिस्तान टीम में नहीं है। और गाजी गौरी को आप लेकर चल रहे हैं। मैं गाजी गौरी के खिलाफ नहीं हूँ, बड़ा यंग टैलेंटेड क्रिकेटर है, लेकिन जो रन स्कोर करे डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप उसको मौका तो दे। अब वो हसीबुल्ला खान कहाँ गया? बलूचिस्तान का विकेट कीपर बैट्समैन, उसको रोलिंग स्टोन बनाया हुआ था। आपके यहाँ वही मेरी बात आती है, मुस्तकिल मिजाजी की कमी है। रोहेल नजीर एक मरतबा पाकिस्तान के स्क्वाड में थे, खेले नहीं, पाकिस्तान अंडर-19 के कप्तान है। अब दो विकेट कीपर इन्होंने रखे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज के लिए। तो अब देखें क्या होता है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अली कि बाद औकात कुर्बानी का बकरा भी बनाया जाता है। अच्छा मिर्जा साहब, एक और बड़ी चीज़ है जिस पर हम पिछले कुछ दिनों में भी डिस्कशन कर रहे थे, तो सब एनालिस्ट ये कह रहे थे कि ये सिर्फ अपने लिए क्रिकेट खेल रहे हैं कि फेस सेविंग खुद को कुछ मिल जाए, और टीम के लिए या पाकिस्तान के लिए कोई क्रिकेट नहीं खेली जा रही। वो करियर बचाओ जो क्रिकेट है वो खेली जा रही है। एक तो ये चीज़, और दूसरा ये कि टीम में ग्रुपिंग भी है, क्या वो भी खुलकर सामने आ जाती है इस तरह के जब हमारे मैचेस होते हैं उसके अंदर दिखाई देता है? इस चीज़ पर ज़रा रोशनी डालें। देखें, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने अंदाजा लगाया होगा बांग्लादेश के खिलाफ सिलेक्ट टेस्ट में कि जब रिव्यू लेने का मामला आता था तो रिजवान यूं दोनों हाथ फैला देते थे कि उन्हें पता ही नहीं, जबकि विकेट कीपर को पता होना चाहिए। और उसके अलावा कोई सीनियर खिलाड़ी जब पिटाई हो रही थी कोई बताने नहीं आया शान मसूद के पास, बाबर आजम भी नहीं आए, सलमान अली आगा भी नहीं आए, और रिजवान भी वही खड़े रहे। तो इसका मतलब है, इससे जाहिर होता है कि अंदर कुछ न कुछ जो है वो पक रहा है, दाल काली है। और उस हिसाब से अगर आप देखें, ठीक है शान मसूद चले जाएंगे कप्तान की, ऐसे कप्तान बनेगा कौन? बाबर आजम को पहले बनाया था, हटा दिया। क्या बाबर आजम दोबारा कप्तानी लेंगे? एक लॉबी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो एक लॉबी जो है वो इस कोशिश में लग गई है। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि बाबर आजम विल बी द न्यू कैप्टन ऑफ पाकिस्तान इन टेस्ट मैचेस। तो अब आप देखें, हमें जुलाई में जाना है वेस्ट इंडीज, फिर हमें वहां 2 टेस्ट खेलने, फिर अगस्त में हमें इंग्लैंड जाना है जहां 3 टेस्ट मैचेस खेलने। तो होगा क्या? मेरे ख्याल में प्लानिंग की कमी है। अगर प्लानिंग प्रॉपर तरीके से की जाए कि कप्तान ग्रूम किया जाए, दुनिया के दीगर ममालिक में कप्तान ग्रूम किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम्पल ले लें, भारत की एग्जाम्पल ले लें। भारत कई खिलाड़ियों को IPL में कप्तानी दी हुई है ताकि ग्रूम हो सके वो। हमारे यहाँ बस अचानक उठाते हैं, कप्तान बना देते हैं और अचानक ही कप्तानी से हटा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बाबर आजम की बात की आपने मिर्जा साहब, तो उनकी अगर बात करें, उनकी फॉर्म हमने PSL में देखी है जहां पर आपको इतना हाई वोल्टेज मैचेस नहीं मिलते। इस तरह के जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर PSL क्योंकि होम ग्राउंड एक सीरीज़ है जो हम खेलते हैं और उसमें प्रेशर कम होता है, वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल मैचेस हैं वहाँ भी परफॉर्मेंस उनकी अब उसका एक तसलसल हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अब कप्तानी की अगर बात करें, आपको लगता है कि जब कप्तानी इनको दी गई, सौंपी गई, उस वक्त उन्होंने अच्छे तरीके से निभाई है और दोबारा इनको सौंप देनी चाहिए? और जो इनकी पोजीशन है, किस पोजीशन पर इनको खेलना चाहिए? देखें, एक तो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद, जबकि उस वक्त के चेयरमैन एहसान मानी साहब ने अपने साथ सरफराज अहमद को बिठाकर कहा था कि हमारे कप्तान यही रहेंगे, लेकिन 2019 के वर्ल्ड कप के हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। वापस आकर बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया। 2023 तक वो कप्तान रहे, तो उनको हटाया क्यों? जब वो सीख रहे थे तो उस वक्त उनको हटा दिया गया। और फिर अब उसके बाद बीच में उनको कहा गया कि जी आप कप्तानी कर लें, शाहीन शाह अफरीदी बन गए, रिजवान बन गए। तो एक तो गलत तरीक़ेकार हमने इख्तियार किया। फिर बाबर आजम, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान के एक सुपरस्टार हैं। 2015 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, 11 साल हो गए उन्हें। वो अपनी परफॉर्मेंस के जरिए लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबदूल कराते हैं। लेकिन अभी जो हमने देखा सीरीज में, ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ अपने 50-60 करके आउट हो रहे हैं। टीम के लिए आपको खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान के सब जलाली परचम की सरबुलंदी के लिए
खेलना पड़ेगा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं काउंट होती। रिजवान ने 94 रन स्कोर किए, क्या हुआ, टीम हार गई ना। उनके खिलाड़ियों को देखें, लिटन दास को, मुशफिकुर रहीम को, किस तरीके से वो टेल एंडर्स को बचाते थे कि 4 गेंदें खुद खेलते थे, फिर 2 गेंदें जो थे वो टेल एंडर को खेलने देते थे। तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। बाबर आजम 1 डाउन पोजीशन पर आई थिंक कि वो आइडियल है, लेकिन T20 में उनकी ख्वाहिश है कि उनसे जो है इनिंग्स ओपन कराई जाए, जो कि बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इतने सारे ओपनर्स आपके पास हैं, साहबजादा फरहान है, साइम अयूब हैं, बहुत सारे ओपनर्स हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। राइट। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस मिर्जा साहब, सरफराज अहमद आज अपनी 39th बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जब एक सीनियर वैसे टीम के साथ होता है, बतौर मेंटोर होता है, तो उसका भी तो असर पड़ता है। तो वैसे तो मशहूर है सरफराज के बारे में कि वो कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन इस बार क्या लगता है सरफराज भी धोखा दे गया? देखिए, इस बार जो टेस्ट का उन्हें हेड कोच बनाया गया, तो उन्हें एक ऐसी दुल्हन दे दी गई जिसका घूंघट तक उन्होंने नहीं उठाया और वो फिर चले गए। हाँ, और फिर वो चले गए वहां खेलने टीम को लेकर, और फिर पता क्या चला, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था टेस्ट क्रिकेट का, और मुझे लगता है वो इंटरम अरेंजमेंट था सरफराज को बनाना। अब उनको जो है वो उनके साथ बेशतर खिलाड़ी ये सारे खेले हुए हैं, बाबर आजम, हसन अली, रिजवान, सलमान, जितने प्लेयर्स ज्यादातर वो सरफराज के साथ खेले हुए। तो अब सरफराज को भी अब देखना है बोर्ड क्या उनको हेड कोच बरकरार रखता है, या फिर ये कि सरफराज की खिदमात से फायदा उठाता है, क्योंकि वो सिलेक्टर भी हैं और हेड कोच भी बन गए। मिसबाह उल हक भी सिलेक्टर हैं, वो हेड कोच रहे हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन सरफराज अहमद को खुद सोचना चाहिए, उनकी मौजूदगी तो थी, लेकिन क्या वो घोल के थोड़ी पिला सकते हैं कि जादू की छड़ी चला दें और पाकिस्तान जीत जाए। जो लोग तनकीद उन पे कर रहे हैं कि जी सरफराज हेड कोच थे, तो वो कैसे थे? मैंने आपको बता दिया कि उनको आखिरी वक्त पर जो है वो उनको हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो कैसे आगे काम चलेगा, देखते हैं आगे मुस्तकबिल में क्या होता है। अच्छा मिर्जा साहब, आखिरी सवाल 2 हिस्से उसके। पहला ये कि स्टार पावर होना कितना ज़रूरी है किसी टीम के लिए, और बाबर आजम के अलावा आपको कौन से स्टार्स दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तानी टीम में? दूसरा ये कि अब जो 30 से शुरू हो रही है सीरीज़, उसमें आप गर्मी की शिद्दत की वजह से मैच किस तरह से मुतासर होते देख रहे हैं? देखिए, रावलपिंडी में पहला मैच है 30 मई को, और डे एंड नाइट मैचेस हैं, शाम को शुरू होंगे, तो उसमें ठीक है हफ्स तो होगा, लेकिन अभी तो हम शदीद गर्मी में खेल कर आए हैं। 41 डिग्री टेम्परेचर था, बेपनाह हफ्स था वहां पर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में। तो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के लिए गर्मी कोई माने नहीं रखती अगर वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है। मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया की टीम कमजोर टीम है, क्योंकि उसके स्टार क्रिकेटर्स तो है ही नहीं, ज्यादातर क्रिकेटर्स तो IPL खेल रहे हैं, कप्तान उनके सिर्फ आ रहे हैं मिचेल मार्श, बाकी सारे यंगस्टर हैं, मार्नोस लबोशेन उनको रखा गया वनडे टीम में, और उनके अलावा एडम ज़ैम्पा, और उसके अलावा जो क्रिकेटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में वो इतने बहुत ज्यादा तजुर्बाकार नहीं, वो अपने नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। तो अब देखते हैं कि उस सीरीज में पाकिस्तान ने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो 16 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है, नसीम शाह भी वापस आ गए हैं, सुफियान मुकीम को इन्होंने रखा है, अच्छी बात है, अरफात मिनहास को इन्होंने मौका फराहम किया, उसने अच्छा परफॉर्म किया, अहमद दानियाल को मौका दिया है। तो अब देखते हैं ये यंगस्टर्स क्या करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सीरीज जो है आसान नहीं होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। और आपने दूसरा पोर्शन क्या पूछा था अली जी, स्टार पावर होना कितना जरूरी है, और बाबर आजम के अलावा किस स्टार को देख रहे हैं? अब हमारे पास कोई स्टार क्रिकेटर्स है ही नहीं, यही हमारी बदनसीबी है कि हमारे स्टार क्रिकेटर्स जो है वो नहीं है, उनकी वजह से भी मोटिवेशन नहीं होती यंगस्टर्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस बेहतर तरीके से मिर्ज़ा साहब ने परफॉर्मेंस का कह रहे हैं ना पूरा डायसेक्ट किया, किस किस तरह से कौन कौन पीछे रहा, काम वो इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मिर्ज़ा साहब थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने हमें ज्वाइन किया। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे, अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। वीकेंड है तो जनाब हमारा फ्लैगशिप शो कारवा सराय, उसकी झलके देखना ज़रूरी है, आइए देखते हैं। वहाँ मैंने ये देखा कि एक साहब है और वो फर्श पर आलती पालती मारे बैठे, और उनके गिर्द मुख्तलिफ जो हैं नौजवान लड़के और लड़कियाँ वो भी सर झुकाए मशगूल हैं, और मुकम्मल खामोशी, ना वो साहब बोल रहे हैं ना स्टूडेंट बोल रहे हैं, और वो मगन है अपने काम में। और अगर आप 2 घंटे के बाद फिर झांकते थे ना, तो वो साहब जो यूं बैठे होते थे ना, एक टांग इधर रख के, यानी फर्श पे आलती पालती, तो उन्होंने दूसरी को इस तरफ किया होता, यानी 2-2, 3-3 घंटे वो उसी पोस्चर में महात्मा बुद्ध की तरह बैठे रहते। और ख़वातीन हज़रात वो थे बशीर अहमद। स्कूल से जब मैं आता था तो क्योंकि ख़ताती मेरी अच्छी थी, तो हर टीचर मुझे कहता था ये स्कूल के जो है ना चार्ट
अल्लामा इकबाल की सेइंग्स है, इकबाल कायद अज़म की, तो एक कायद अज़म और एक अल्लामा इकबाल मैंने याद किया हुआ था, तो मैं बनाता था और वो साथ में उनकी खताती लिख के तो स्कूल में टांगे थे। मैं आके घर में ये करता रहता था। वाले साहब देखते थे कि भी ये जो है ना हर वक्त इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है, इसका एप्टीट्यूड ये है, लिहाजा वो बड़े तो ज़रूर कीजिएगा इस बार के कारवां सराय में क़याम इतवार शब 8:05 पर बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, आपसे अब मुलाकात होगी पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी सी बकरा शॉपिंग आप करें, वीकेंड है आपके पास, उसको यूटिलाइज़ करें। मंडियों की सूरत हाल यही रहने वाली है, मंडे से इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।